प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन, मैं असदुल्ला खान हूँ। शाहिद खाकान अब्बासी साहब और शहबाज शरीफ साहब वाज़े तौर पर आमने सामने खड़े नज़र आते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने अब कहा है कि मैं शहबाज शरीफ साहब से पूछूंगा कि वो किस स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं कि अगर हमने 2018 के इंतखाबात में वो स्ट्रेटजी ली होती तो हम इलेक्शन जीत जाते। तो शाहिद खाकान अब्बासी क्यूरियस हैं, वो जानना चाहते हैं और वो शहबाज शरीफ से पूछना चाहते हैं कि वो क्या स्ट्रेटजी थी। जबकि आप जानते हैं कि 92 के ही एक प्रोग्राम में राना तनवीर साहब शाहिद खाकान अब्बासी पर तनकीद कर चुके हैं कि आप अपना लहजा दुरुस्त करें, आप गलत बात कर रहे हैं, आप कैसे अपने पार्टी लीडर से पर तनकीद कर सकते हैं और उनके बारे में इस तरह की बातें कह सकते हैं। लेकिन एक और दिलचस्प चीज़ है आज, वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तारड़ साहब उसमें मौजूद थे, आज़मा बुखारी मौजूद थी। उन्होंने कहा आप जो मर्जी कर लें, अब शहबाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं होने देंगे। मेरा सवाल यह है कि कैसे रोकेंगे अगर FIA फैसला करती है, अगर अदालत में उनका अदालत के अंदर अबूरी ज़मानत पर हैं वो सेशन कोर्ट में, और FIA के जो उनके मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम हैं उसमें वो अबूरी ज़मानत 16 तारीख तक, अगर 16 तारीख को अदालत उनकी अबूरी ज़मानत में तोसी नहीं करती है और उनको गिरफ्तार करने का फैसला किया जाता है, तो कैसे रोकेंगे? क्या रास्ता इख्तियार किया जाएगा? क्या वो पुराना रास्ता होगा? क्या वो वायलेंस का रास्ता होगा? ये क्या हिकमत अमली होगी? दूसरा, नून लीग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो हैं उसकी जो टेस्टिंग प्राइम मिनिस्टर ने गुज़श्ता रोज़ किया उसको यकसर मुस्तरद कर दिया है। अब कल भी हमने प्रोग्राम में बात की थी कि इस पर बातचीत करके, इसका मुआयना करके, इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करके तो मुस्तरद किया जा सकता है, लेकिन क्या देखे बगैर, जांचे बगैर और महज इसलिए कि मुखालिफ सियासी जमात की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया है तो इसको क्या मुस्तरद किया जाना? एतराज़ात क्या हैं? और आज एक डेवलपमेंट कोयटा में भी हुई है। सनाउल्लाह ज़हरी साहब और अब्दुल कादिर बलोच साहब ने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया है, इस पर भी बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम पोलियो के हवाले से भी बात करेंगे। मुल्क भर के 68 अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ हुआ है और 5 साल से कम उम्र के 2 करोड़ 30 लाख बच्चों को पोलियो कतरा पिलाए जाएंगे। इसकी अहमियत क्या है, इस पर हम आखिरी हिस्से में बात करेंगे। मेरे साथ अंदीप साहिबा मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा MNA, बहुत शुक्रिया अंदीप साहिबा, खुश आमदीद। अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद है, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया बलोच साहब। अवैस कादिर शाह साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। अली गौहर बलोच साहब, वो क्या स्ट्रैटेजी थी कि अगर 2018 में वो इख्तियार की जाती तो मुस्लिम लीग नून के जीत भी जाती और नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें ये तो बड़े अरसे से आपको पता है कि जब से मतलब है कि मुस्लिम लीग नून ने और हमारे कायद जो हैं वो नवाज शरीफ साहब ने जब से आइन और कानून की और नज़रियाती पॉलिटिक्स को भरपूर तरीके के साथ चलाया है, तो हमारी पार्टी के ख़िलाफ़ और हमारे कायदीन के ख़िलाफ़ एक प्रोपोगंडा हमेशा से किया जाता है। कभी कहा जाता है कि ये मतलब है कि इनकी फैमिली में कोई दरारें पड़ गई हैं, लेकिन उसके बाद आपने शहबाज शरीफ साहब का हालिया इंटरव्यू सुना जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे कायद नवाज शरीफ हैं और उनकी 40 साल मेहनत के साथ ये पार्टी बनी। तो मैंने ये भी कहा मैं उनके पाँव पकड़ के उनको समझाऊंगा कि ये जो आपने रास्ता इख्तियार किया हुआ है इससे कुछ नहीं होगा, माजी की बातें छोड़ें, आगे चलें। उन्होंने पाँव पकड़ने की बात की है, लेकिन ये नहीं कहा कि जो आपने रास्ता इख्तियार किया हुआ है ये फिक्रा मेरा ख्याल उन्होंने नहीं बोला। इस पर बात हुई, आप दोबारा सुनिए, उस पर बात हुई, उनसे कहा गया, उनसे सवाल किया गया कि आप जो नवाज शरीफ साहब तो चाहते हैं कि कारगिल का मसला पहले हल होना चाहिए, पहले 71 का हिसाब किताब होना चाहिए, तो शहबाज शरीफ ने कहा नहीं मैं इसके मुखालिफ हूं, मैं ये नहीं चाहता। तो ये इख्तिलाफ राय मौजूद है, इसका देखें जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, ऐसा नहीं है तमाम वो, और बिलखसूस वो जमहूरी पार्टी जो कि जमहूरियत और आइन और कानून की जद्दोजहद पर यकीन रखती हो, जो मुल्क में ये चाहती हो कि पाकिस्तान में वो नज़रियाती पाकिस्तान बने जो कि कायदे आज़म का पाकिस्तान था, तो यकीनी तौर पर हमारी एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, हमारी रूट्स हैं, हमारे कारकुनान हैं, मियां नवाज शरीफ के नज़रिए का बहुत बड़ा वोट बैंक है पाकिस्तान में। तो यकीनी तौर पर जिस भी फोरम पर बात होती होगी, बेशुमार लोग एक दूसरे के साथ इख्तिलाफ राय पार्टी में रखते हैं, ये रखना ही पार्टी की मजबूती की दलील है, लेकिन फाइनल फैसला वही होता है जो कायद मुस्लिम लीग मियां नवाज शरीफ करते हैं। ठीक है, और बहुत सारे लोगों की साजिशों के बावजूद, एक सेकंड के लिए, बहुत सारे लोगों की साजिशों और ख्वाहिशों के बावजूद आपने देखा है कि हमेशा शहबाज शरीफ साहब ने बयान दिया है कि मेरे कायद नवाज शरीफ हैं और जो वो कहेंगे मैं उसी पर चलूंगा, ये तो तय हो गया, मैं अपने भाई को नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कहा कि मुझे 3 दफा ऑफर हुई वजीर आज़म बनने की, 3 दफा, लेकिन मैंने ठुकराई वो। शहबाज शरीफ साहब ने ये तो तस्लीम कर लिया ना कि 2018 का इलेक्शन धांधली की वजह से नहीं हारे,
गलत हिकमत अमली की वजह से हारे। उन्होंने कब कहा कि धांधली की वजह से नहीं हारे? वो भी मुझे भी सुनवा दे, मैंने वैसे उन्होंने कहा कि अगर हमारी अपनी स्ट्रेटेजी ठीक होती तो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होते। देखें जो किसी का बयान होता है ना, आप वही बात असदुल्ला कर रहे हैं कि जो एक प्रोपोगंडा मास्टर्स हमारे खिलाफ करते हैं। मतलब है कि मतलब आप उनकी जुबान वो बता रहे हैं कि जो उनका प्रोपोगंडा है, लेकिन उसके बराबर था कि अगर हमारी स्ट्रेटेजी ठीक होती तो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होते। किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज में बेहतर से बेहतर की हमेशा गुंजाइश रहती है। ठीक है, कोई भी इलेक्शन आप इवन विन कर जाएं, आप अपनी हुकूमत बना जाएं और बेशुमार सीट्स आप लूज कर जाते हैं, तो उसमें गुंजाइश होती है बेहतरी के लिए कि आप उसको रिव्यू करें। लेकिन जो ट्रांसलेशन प्रोपोगंडा मास्टर और किराए के तर्जमान कर रहे हैं, वो वही है जिसकी आपने निशानदेही। चलिए मैं अंदलीब साहबा से जरा मौके ले लूँ। अंदलीब साहबा, आज एक बड़ी सख्त और गर्मा गर्म किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, अता तारड़ साहब ने और अज़मा बुखारी ने की है, और नैब पर बहुत तनकीद हुई, और के साथ साथ एक नेक्सस की बात उन्होंने की है, और उन्होंने कहा कि ये हुकूमत का एक नेक्सस है नैब के साथ, और बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, वो मैं आपको मुंह में दोहराना नहीं चाहता। लेकिन क्या शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए इसको एक तो ये कि क्या इसके इम्कानात आप देख रहे हैं शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी होने जा रही है, जिसके पर्सपेक्टिव में उन्होंने बात की है? शुक्रिया असद। जहाँ तक कानून की बालादस्ती का ताल्लुक है, तो असल जंग तो यही है। चाहे आप 3 बार वज़ीर आज़म हों, 4 बार हों, आप शहबाज शरीफ हों, आप हमजा शहबाज हों, चाहे आप मफरूर हों, चाहे आप एब्सकॉन्डर हों, चाहे आप कन्विक्टेड हों, कुछ भी हो, अगर अदालतें नैब जो आप पे कोई मुकदमा लगाती है, चाहे आप कोई भी हो, आप अकाउंटेबल हैं। और अगर आप समझते हैं कि कानून से आप ऊपर हैं, तो इसका एग्जाम्पल आप देख लें। अब वहाँ नवाज शरीफ साहब एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया, वहाँ के होम ऑफिस ने जवाब दे दिया। अब यहाँ बैठ के इन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि ये जो होम ऑफिस है यूके का, ये एक गठजोड़ है बोरिस जॉनसन का और होम ऑफिस का, कि नवाज शरीफ जो कि बिल्कुल हर बंदे को पता है कि इस वक्त वो जेर इलाज रहे हैं हॉस्पिटल के और उनकी कितनी हालत खराब है और बिल्कुल उनको कुछ होने वाला है नाउज़ुबिल्लाह, उसके उन्होंने वीजा नहीं दिया। ये गठजोड़ है। वहां क्यों नहीं किया? ये वहां चुप करके क्यों मान लिया और फटाफट ट्रिब्यूनल में अप्लाई कर दिया? और अब प्लान बना रहे हैं कि अगर इनको मुल्क दरबदर होना पड़े तो फिर ये सूडान से और सऊदी अरेबिया से और बाकियों से रब्ता करे कि अल्लाह के वास्ते में ले जाओ। तो ये मैं इनसे पूछती हूँ कि अगर वहां कानून के ये ताबे हैं और चुपचाप उन्होंने वहां सारा उनका मान लिया, उन्होंने कहा आप बिल्कुल बीमार नहीं, आपने मेडिकल ग्राउंड्स पे अप्लाई किया, आपकी जो हेल्थ है, आपकी हालत जो है, आपकी एक्टिविटीज जो है वो सरासर भिलाई कर रही हैं, झूठ बोल रहे हैं आप, इसलिए आपको वीजा एक्सटेंड नहीं मिलेगा, आप जाएं। अच्छा, इस पे इन्होंने ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना वहां बढ़ के बोले, ना पार्लियामेंट में बोले, ना वहां बाहर जाके एहतजाज किया, ना कहा कि जी ये गठजोड़ है। चुपचाप अगले कानूनी तरीके से जो कि एक ट्रिब्यूनल है वहां चले गए। तो बात हुई है यहां रह के, एक तो 2 चीजें इससे साफ हो गई, आपको पता चल गया कि इनका जीना मरना लंदन में है जी। उन्होंने यहां से भाग के वहां हमेशा जाना है जब भी इक़्तिदार से बाहर निकलेंगे। शहबाज शरीफ साहब यहाँ चूंकि कोशिश कर रहे थे, छोटे शहबाज शरीफ साहब रात के 12 बजे रुपोश होने की कोशिश कर रहे थे, वहीं पकड़े गए एयरपोर्ट पे। अब वो यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन आपको पता है कि इनको आदत तो नहीं है ना जेलों में जाने की। ये तो वहां बैठ के मजे लूटते हैं और यहाँ बैठ के ये इनके कारकुन बेचारे मारे खाते हैं और जेलों में जाते हैं। तो अब वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि डरा के धमका के, जैसे मरियम ने किया। अब उन्होंने कह दिया ना, अब अता तारड़ साहब ने कह दिया, मैं आपको सुनवा भी देता हूं। उन्होंने कह दिया कि गिरफ्तार नहीं होने देंगे शहबाज शरीफ को। सुनवा दीजिए क्या कहा अता साहब ने आज। शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ जो केसेस बनाए गए हैं वो नैब न्याजी गठजोड़ के नतीजे में आपने 3 साल तहकीकात की, इख्तियारात से कोई तजावुज भी साबित नहीं हो सका। इस सियासी सूरत हाल में लगता यह है कि नैब को शदीद दबाव दिया गया है इमरान न्याजी की तरफ से कि शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई ना कोई चीज दोबारा उठाओ। एक बात इमरान न्याजी साहब और चेयरमैन नैब साहब, आप कान खोल के सुन लें, इस दफा शहबाज शरीफ को हम जेल नहीं जाने देंगे। आपके जो बस में आता है आप कर लें, आपके जो बस में आता है आप कर लें, शहबाज शरीफ को जेल नहीं जाने देंगे। स्ट्रैटेजी वाज़ेह है। अंदलीब साहबा, क्या करेंगे आप?
देखिए वैसे कितने अफसोस की बात है, मैं कहती हूँ, और ये इबरत का मकाम है, हमारी यंग जनरेशन देखे कि सारा पैसा जो लूटा हुआ, इतने बड़े बड़े महल वहां लंदन के अंदर, और दर बदर यहाँ भी आपको याद है पिछली दफा जब गिरफ्तार करने गए थे वो अपने बंकर में छुप गए थे, अपने बंकर में छुप गए थे और कारकुनों को आगे कर दिया था। सही है। अब वहां भी देखे वो कह रहे हैं गेट आउट, वहां भी नहीं, मतलब इतने बड़े बड़े महल है वहां। चलिए, जो सवालात आपने उठा दिए हैं अब इसका जवाब तो बलोच साहब देंगे, लेकिन मैं उवैस कादिर साहब को जरा शामिल कर लूं, पहले गुफ्तगू में शामिल कर लूं, फिर अगर आपकी इजाजत से पहले साहब की बात सुन ले, बहुत अच्छी तरह से जवाब जी बिल्कुल उसी जुबान में जिसमें इन्होंने बिल्कुल दीजिएगा। आप कमेंट कर दे, मैं पीपल्स पार्टी के मामला कोयटा वाले जलसे पे तो बाद में आता हूं, लेकिन जरा पहले ये बताएं कि आप वैसे कैसे देख रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को अदालत से ही रिलीफ मिला हुआ है, यानी जमानत अदालत ही से मिली हुई है और 16 तारीख को उनको अदालत में पेश होना है, और अगर 16 तारीख को उनकी अबूरी जमानत में तोसी नहीं होती तो फिर उनकी गिरफ्तारी भी अमल में हो सकती है। तो अदालती हुक्म की पासदारी नहीं करेंगे, क्या ये कह रहे हैं? तो आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं पॉलिटिकल पर्सनालिटी इस बयान को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब देखें, शहबाज शरीफ साहब बहुत पुराने सियासतदान हैं, बहुत मैच्योर और सीजन पॉलिटिशियन है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, पाकिस्तान के एक पार्टी के सरबराह हैं, और वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि इस मुल्क को छोड़ के जाना उनको कितना बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर यहाँ पे वो हैं और यहाँ पे केसेस को फेस कर रहे हैं, वो एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, लीड कर रहे हैं, पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं लीड कर रहे हैं। अगर कोर्ट में अगर कोर्ट के उनकी जमानत रद्द होती है, तोसी नहीं होती, तो एज अ पॉलिटिकल लीडर उनको चाहिए कि वो जो भी फोर्सेस हैं, जो कानून के मुताबिक जो चीज़ें हैं, उनको अमल में लानी चाहिए और वो अपनी गिरफ्तारी पेश कर दे। देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कितने लीडरान जेल में हैं इस वक्त। आसिफ अली खान जरदारी साहब को कितनी दफ़ा बुलाया गया, बेड से, हॉस्पिटल के बेड से उठा के भी उनको कोर्ट में जाना पड़ता है, वो इस्लामाबाद आते हैं, हॉस्पिटल में हैं, तबीयत खराब है, सब लोग कह रहे हैं मुल्क छोड़ के नहीं गए। सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब 2 साल से तकरीबन 2 साल पूरे होने वाले हैं, इस वक्त हॉस्पिटल में हैं, अभी तक नैब की इंक्वायरीज चल रही हैं, अभी तक उनको कुछ नहीं मिला है। जो ये नैब और न्याजी गठजोड़ है उन्होंने सब कुछ कर लिया, अभी तक कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर भी यही है। और जो जिस तरह केसेस चल रहे हैं, जो कानून कहता है उस पर अमल पैरा है, इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा, अपनी अदालतों से ही मिलेगा। ठीक है, और पहले भी नून लीग की तमाम आम शख्सियात जो हैं वो जमानत अदालतों से जमानत पर हैं। शहबाज शरीफ साहब को जमानत मिली हुई है, राना सनाउल्लाह को मिली, मरियम नवाज को मिली, बाकी जो है वो जावेद लतीफ साहब को मिली है, बहुत सारे लोग। मुझे एक और चीज इसमें ऐड करने दें। देखिए सबको जमानतें मिली हैं, अगर सजाएं भी मिली हैं तो इसी मुल्क के उन लीडरान को मिली हैं जो अवामी सियासत करते हैं। अगर ये इस पे आएंगे तो एक बहुत लंबी चौड़ी डिबेट है और बहुत नाम है जो अल्हम्दुलिल्लाह 90% पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, कुछ शायद किसी और पार्टीज के। जो आपने शुरू में बात की, इस पे आपने बलोच साहब से पूछा, मैं तो उसमें सिर्फ थोड़ी सी चीज ऐड करूंगा ऑन अ लाइटर नोट एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन। अगर शहबाज शरीफ साहब का बयानिया होता और शहबाज शरीफ साहब की स्ट्रेटजी होती तो आज पीडीएम ही ना टूटती, पीडीएम बरकरार रहती और वो जद्दोजहद बरकरार रहती। पीडीएम को किस तरीके से तोड़ा गया, पीडीएम में किसके इश्तियाल अंगेज बयानात थे, अंदर पीडीएम की मीटिंग्स में जब नवाज शरीफ साहब बोलते थे तो वो किस तरह बोलते थे, पीपल्स पार्टी पे जो भी इल्जामात लगाए गए हम पहले ही कहते रहे। तो आप इसका जिम्मेदार मरियम नवाज साहबा को समझते हैं? देखिए शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया कि रिकंसिलिएशन के वर्ड को गलत मतलब में ना लिया जाए। अगर ये इस तरीके की सियासत करनी है तो देखिए आज आसिफ अली खान जरदारी साहब को उस बयानिए को तकवीयत मिलती है कि वो कहते हैं कि रिकंसिलिएशन की पॉलिसी, आज शहबाज शरीफ साहब भी वही बात कर रहे हैं कि हमें सियासत करनी है, इसी मुल्क में करनी है। ठीक है, कोई भी आ जाए, ये न्याजी राइट सर, बहुत कोई और भी आ जाए, सही है। 2-3 चीजें सर आपने भी उठा दी, उवैस कादिर शाह साहब आपने भी उठा दी और आदिल साहब ने इसका जवाब देना है। एक सवाल मैंने भी रखना है बलोच साहब के सामने। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामद कहते हैं अली गौहर बलोच साहब। 2-3 चीज़ें अब हैं। एक तो सबसे पहले तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दीजिएगा ना, जो सवाल पैदा हुआ है, आप कैसे रोकेंगे गिरफ्तारी को? अगर शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी का फैसला होता है या अदालत से उनकी अबूरी जमानत कैंसिल होती है, रोकेंगे कैसे? पहले इसका जवाब दिए, फिर मैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर आता हूँ। एतराज़ क्या है आपको उस पर?
देखें असदुल्ला, कोशिश होती है कि प्रोग्राम में बंदा संजीदा गुफ्तगू करे, बाजारी ज़ुबान इस्तेमाल करनी, भगौड़ा फलां ये वो, ये अल्फाज इस तरह के हमें बहुत सारे आते हैं। मफरूर कहना चाहिए, भगौड़ा नहीं कहना चाहिए। सही है, मैं भी ये कहता हूं। मफरूर भी नहीं आप कह सकते। मफरूर तो एक अदालती लफ्ज़ है ना, वो मकसद तो ये है कि ये एक अदालती पीओ होते हैं, ज़ाहिर है आप कोई भी बंदा अगर किसी वजह से पेश नहीं हो सकता तो वो एक अदालती प्रोसीजर है। एक प्राइम मिनिस्टर है, 3 दफ़ा वो बने हैं अवाम का मैंडेट, लेकिन चलें उसी ज़बान में समझाते हैं। देखें, इस मुल्क में जो निज़ाम है, यही तो हम कहते हैं कि हम जमहूरियत की बहाली के लिए और आइन की बालादस्ती के लिए हमारी जद्दोजहद है, और इसी वजह से मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने कुर्बानियाँ भी दी। देखिए, असल सूरत हाल ये है, हाँ वाकई ही इधर अंदलीब साहिबा की मैं एक बात से इत्तफाक करता हूँ कि आइन की हुक्मरानी वाकई नहीं है कि इमरान खान की हमशीरा अरबों रुपए कौम के और ओवरसीज पाकिस्तानियों के हड़प कर रहे। नहीं, आप मुझे टोकेंगे नहीं, इतनी जेनेरिक बातें मेरी दफा हो चुकी हैं। नहीं, सर नहीं, असदुल्ला साहब, आपने जिस तरह से खामोशी और सख्ते की हालत में अंदलीब साहिबा की बात सुनी, आप प्लीज खामोशी से 5 मिनट देखिए। गुजारिश ये है कि जिस तरह से इमरान खान की हमशीरा ओवरसीज पाकिस्तान, इमरान खान की एक स्ट्रेटजी है कि वो पैसा अरबों रुपए जो कमाता है ना नाजायज़ राय से, तो वो जेबों में डालता है अपनी ATMs की। और इमरान खान ने सबसे पहले वो जो कहती मैंने सिलाई मशीनों से निकाल लिया, वाकई उसका एहतसाब नहीं, वो ये वही कहते हैं ना वाइट कॉलर क्राइम, उसी जेब में डालेंगे ना जहाँ पर कोई इल्ज़ाम कम लग सके। लेकिन अब वो चीज़ें साबित हो गई हैं। अरबों रुपया इमरान खान की हमशीरा ने हड़प कर लिया, उसका एहतसाब नहीं है। ये आपके ख्याल में मेरी बात डाला? हाँ जी, हाँ। और जब इमरान खान ने डाला, लोगों की ज़कात का पैसा डाला, बाहर से जो पार्टी के नाम फॉरेन फंडिंग केस जिस पे स्टे ऑर्डर के पीछे छुपे हुए, ये सारा वही पैसा, काला धन है जो इमरान खान ने, जाहिर है ट्रस्टवर्दी तो उसकी बहन है ना, उसकी जेब में डालेगी। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो अरबों रुपया एज अ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जिसकी अप्रूवल दी अपने साइनों के साथ फेडरल कैबिनेट में, और अपने ही चीफ मिनिस्टर को कहा कि अब तुम डाल दो, चेक काट दो। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा किसी चीफ मिनिस्टर ने चेक काटा है, जिसका मुल्जिम, जिसका कानून का रस्सा इमरान खान और उसके वजीर आला के गले में होना चाहिए कि जो अगर पाकिस्तान में कानून और आइन की बालादस्ती है। अरबों रुपया, आज भी एक मिनिस्टर आप देखें, खुसरो बख्तियार उसकी काबीना में बैठा है, पूरी कौम ये तमाशा देख रही है, अरबों रुपए हड़प कर रहे हैं। कोई रिंग रोड ठहरे, गुजारिश सुने, रिंग रोड में अरबों रुपया इन्होंने जो है वो मतलब है कौम का खाया, और आपने चंद लोगों को मतलब ब्यूरोक्रेट्स की बलि चढ़ा दी, और उनको मतलब है कि जो वो सर्वर का नाम आ रहा था, जो वो इमरान खान की दूसरी ATM है, वो सब क्लियर। और जहांगीर तरीन ने उसका उसमें मौक़िफ़ ये है कि जी वो पैसा खाया नहीं है, बचाया है अभी, यानी रिंग रोड बना नहीं है अभी। देखिए, नहीं बचाया नहीं है, वो उधर से करोड़ों अरबों की गेम हो चुकी है। मैं उस पर भी कहते हैं तो ब्रीफ कर दे, तो फिर आपने कहना टाइम नहीं हुआ, कम है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि इसके बाद आप देखें कि जो वो चीनी चोर थे, जो जहांगीर तरीन साहब थे, जो इनके अभी उन्होंने सिर्फ वो अपना उस पे आके एक धमकी दी कि मैं बजट नहीं पास होने, चंद लोग देखे। सबसे पहले NRO अपने एक सेनेटर को जरा देखे एहतसाब करने का जो तरीका है, वारदात इनका क्या है, जिसको पूरी कौम तमाशा देख रही है, कि वो एक उसका अपनी पार्टी से जाओ यार चेक करो यार, देखो जहांगीर नहीं सर इसने तो कुछ नहीं किया। अच्छा, FIA ने अदालत में जाके बयान दिया है कि भाई एक तरफ आप शहबाज शरीफ साहब को डिस्कस कर रहे हैं कि उनकी जमानत रिजेक्ट कराने के लिए रोज FIA चढ़ी हुई है, और जहांगीर तरीन के लिए आप जाकर अदालत में ये बयान दे रहे हैं कि हमें इसकी गिरफ्तारी और इसके बेटे की गिरफ्तारी नहीं चाहिए। वो सवाल है जिसका जवाब अंदलीब साहब देंगी। मैंने गुजारिश करनी है, सुन लेना, आप बाकियों का टाइम आपने बहुत दिया है। आज वैसे भी मैं स्टूडियो में आया हूं तो काफी दिनों के बाद चक्कर लगा अंदलीब साहब का, तो वैसे देखिए गुजारिश ये, अगर आपने शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी कैसे रोकेंगे, मेरा सवाल था। देखिए, शहबाज शरीफ साहब ने हमेशा ये कह रहे, इमरान खान वो लीडर है, जब इसके घर में जब ये ऑपोजिशन में था, रेड हुआ था, ये अपने घर की दीवार फलांग के भाग गया था। हम दीवार फलांग के भागने वाले नहीं हैं। 2 दफा 3 दफा पहले शहबाज शरीफ साहब रह चुके हैं, 2 दफा मरियम साहिबा जेल में रह चुकी हैं, नवाज शरीफ साहब ने तो कई दफा जेलें काटी हैं। बात ये है, हम दीवार फलांग के जाने वाले नहीं। और जो इमरान खान की औलाद है वो तो पाकिस्तान में आते ही सालों के बाद है, पूरे पाकिस्तान जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, हमसे इंग्लैंड की बातें करते हैं। जिस जुबान
पे बात करेंगे उसी जुबान में आपने जवाब क्यों नहीं देंगे। कहा कि होम ऑफिस और बोरिस जॉनसन का गठजोड़ है, जो कि अभी अंदीप साहब कह रही थी? देखिए वो कानूनी तौर पर हमने पाकिस्तान पाबंद के है। हम कानूनी मियां तौर पर नवाज वहाँ शरीफ पाबंद साहब है। नहीं, कानूनी तौर पर यहाँ पर भी है। मियां नवाज शरीफ साहब जब सजा हुई अपनी बीवी को, अपनी एहलिया को जिंदगी और मौत की ठीक है, कश्मकश में छोड़कर आए थे। कानून की पासदारी के कानून की लिए पासदारी के झूठे लिए आए थे। मुकदमात में दुरुस्त इधर है। पेश आप हुए कानून की शहबाज पासदारी के लिए शरीफ नहीं साहब आ रहे, मगर पाकिस्तान में। आप कानून की पासदारी के लिए नहीं आ रहे। अंदीप साहबा, ये मैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर जरा आना चाहता हूँ। ये चोरी का नया तरीका है, बड़ा इस पर आप बात नया कीजिएगा, तरीका लेकिन वारदात अंदीप है, साहब आप RTS सिस्टम की ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड क्यों नहीं ले रहे? यहाँ पर कह रहे हैं कि जी वो मशीन पे जो वोट डालेंगे वो अगर पीपल्स पार्टी को डलेगा तो भी बल्ले का निकलेगा, अगर शेयर को डलेगा तो भी बल्ले का को निकलेगा। ये ऑपोजिशन कह रही है और वो इसको मुस्तरद कर रहे हैं। आप उनके हाथ से वोट डलवा के, उनको ऑन बोर्ड लेके, मीटिंग बुलाकर, मशीन सामने रख के, इसको एक्सपेरिमेंट करके ये क्यों नहीं कर लेते ताकि इस पर एतराजात खत्म हो? अच्छा असद, इसमें एक तो बड़ी क्लियर बात है, जैसे जैसे ये जवाब देते हैं ना खुद ही एक्सपोज हो जाते हैं। क्योंकि मैं रही हुई हूँ इतने साल ऑपोजिशन में। ऑपोजिशन का काम होता है कि जी ये इनके बंदे हैं, ये करप्ट हैं, ये हैं, और जाते हैं वो फिर ट्रिब्यूनल्स के पास जाते हैं, वो अदालतों के पास जाते हैं, वो वाइट पेपर्स लेके आते हैं। आज 3 साल हो गए हैं, ये सिर्फ कहते हैं ये करप्ट है, ये करप्ट है। एक टोटे की कोई चीज नहीं की, स्ट्रगल नहीं किया, अदालतों में नहीं गए, कहीं नहीं गए। ये जो कुछ भी कर रहे हैं हम अपने बंदों पे कर रहे हैं, और ये बैठ के या ये राग लापते हैं तो यहाँ एक्सपोज हो जाते हैं। क्योंकि बेचारे ऑपोजिशन का खेल भी नहीं खेल सके, इन्होंने कोई किसी किस्म की जिद्दोजहद ही नहीं की। अच्छा अब आ गए इस पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे। बड़ी सिंपल बात है, हमने तो हर जगह रख दी है, और हमने कहा है नेशनल असेंबली के बाहर भी पड़ी हुई है, सेनेट के बाहर भी हमने कहा है हर पार्लियामेंटेरियन इसको इस्तेमाल करके इस पे कमेंट करे। पहली बात तो ये, इन्होंने कहा जी इस पे नेट होगा, नेट से सारी चीजें आ जाएंगी, नेट तो है ही नहीं। फिर इन्होंने कहा जी वो इस पे वाईफाई होगा, वाईफाई भी नहीं है। फिर इन्होंने कहा जी वो ऐसा बल्ले का ठप्पा लगा देंगे, हर पे बल्ला निकलेगा। इसमें तो सॉफ्टवेयर ही नहीं है, इसमें एंड्रॉयड ही नहीं है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। हाँ जो वो ये कहते थे कि जी वो रुक जाता है सिस्टम और फिर वो डीपीओ गायब हो जाता है, धुंध आ जाती है, ये पॉसिबल नहीं है इसमें। क्योंकि मशीन के अंदर है, 5 बजे वो कैलकुलेट होके बाहर आ जाएगा, साथ उसका मैनुअल भी होगा। खुद जाके इस्तेमाल कर लें, बगैर इस्तेमाल किए बातें ना करें और कहें जी हमने मशीन नहीं रखनी, हमारी तरफ से ये इस पे चेंजेस हैं, हमारी तरफ से ये ऑल्टरनेटिव्स हैं। ठीक है, रिकमेंडेशंस सही है जी। कह रहे हैं अक्टूबर से हम कह रहे हैं, इनको इनवाइट कर रहे हैं, रिटर्न भी इनवाइट किया स्पीकर ने, कमेटी के अंदर इनवाइट किया। ये एक ही चीज कहते हैं कि जी जिस भी हम इलेक्शन में हम जीतेंगे वो सब सही होगा, जैसे ये डस्के में जीते। ठीक फैज कादिर शाह साहब, आप आई एम श्योर के आर्गूमेंट से बात करते हुए एतराज़ात बताएंगे। नंबर 1 एतराज़ इस मशीन पर ये है, 2 ये है, 3 ये है, ताकि इसका जवाब अंदीप साहब अभी दे दें आपको इस मशीन के ऊपर। एतराज़ात क्या है, मुस्तरद करने की वजह क्या अपोजिशन की तरफ से? खान साहब, सबसे पहली बात तो मेरी बहन ने जो बात की कि इसमें सॉफ्टवेयर भी नहीं है, इसको वाईफाई भी कनेक्ट नहीं होगा। देखिए ये कुछ ऐसी बातें हैं जो प्योरली टेक्निकल लोग बता सकते हैं, इसका किसी को अभी कुछ पता नहीं है। अगर असेंबली के बाहर रखना या सेनेट हॉल के बाहर रखने से इसका कोई फायदा नहीं है। ये देखिए इट्स नॉट कोई यही आर्काइव की चीज नहीं है कि दिखा दी कि हमने इतने साल पहले इसको कबले मसीह से हम लाए और यहाँ पे रिकमेंडेशन क्या है फिर आपकी? दिस इज नॉट द वे। मैं ये एक बात कहता हूँ कि सबसे पहले खान साहब असेंबली में आके बैठे और ये वादा करें और ये अपोजिशन को यकीन दिलवाएं कि मैं इदारों को डीपोलिटिसाइज कर रहा हूँ, इदारों को मैं खुद मुख्तार कर रहा हूँ। अगर वो इदारा इलेक्शन कराता है और जब पीटीआई के हक में बात नहीं आती, जिस तरह सेनेट इलेक्शन में था, तो इलेक्शन कमीशन पे खान साहब बरस पड़े। और उसके बाद जब दूसरा इलेक्शन हुआ चेयरमैन सेनेट का, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन बल्ले बल्ले। गिलगित बल्तिस्तान में क्या हुआ क्या ना हुआ आपने सब विटनेस किया कि जो पीटीआई के वजीरों ने किया, क्या बात की, क्या क्या कहते हुए पकड़े गए, कोई कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन नहीं। वही एजेके के इलेक्शन में हुआ। और देखिए बात यह है कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है ये इतना बड़ा तनाजा है, जब तक पूरा पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं
वो इस पे एग्री नहीं करती, तो जो भी आने वाले इलेक्शन है वो इतने मुतनाज़ा हो जाएंगे। मतलब क्या किया जाए कि आप उस पर एग्री करेंगे ना? मशीन के हवाले से क्या किया जाए, आप कैसे एग्री कर जाएंगे? छोटी सी देखिए, मैं एक छोटी सी अपनी बहन को छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि इवन अमेरिका का एक बहुत बड़ा टीवी सीरियल है जिसके 7 सीजन्स बने हुए, जो इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में धांधली करने की कोशिश किस तरह की गई थी, वो भी सिर्फ इस मशीन पे ही बनाया हुआ है। अगर वो देख लें तो इनको पता चल जाएगा कि इसमें क्या हो सकता है और क्या क्या बड़े फ्रॉड्स होते हैं। देखिए, सबसे पहले जो मैंने कहा कि इदारों को डीपोलिटिसाइज करें, चीजें तो इदारों ने चलानी है। मशीन पर एतराज आप कोई नहीं अभी तक उठा रहे हैं। मैं अब भी कह रहा हूं कि ये मशीन सॉफ्टवेयर मैन मेड सॉफ्टवेयर है, कोई आज खला से नहीं आएगा। ये मशीन किसी बंदे ने नहीं बनाई है, कोई कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करेगी। जो उसको ऑर्डर प्लेस करेगा वो ऑर्डर्स के उसके क्या टीओआरस बना के देता है कि इसको क्या क्या करना है, इसकी वे ऑफ वर्किंग किस तरह होनी चाहिए, इसको क्या चीजें कैलकुलेट करनी है, ये कौन समझाएगा? वो स्पीकर, देखिए खान साहब मुझे क्लियर कर रहे थे, वो स्पीकर के हवाले कर देते हैं कमेटी, जो नेशनल असेंबली का बेचारा स्पीकर किसी का प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं निकाल सकता खान साहब के पूछे बगैर, अगर उसके हवाले करनी है तो माजरत के साथ कि ये चीजें मुल्क में नहीं चलेंगी और इसी तरह इल्जामात लगते रहेंगे, इसी तरह बातें आगे बढ़ती रहेंगी। चलिए बलोच साहब जरा नून लीग का मौका पे ले लें, उन्होंने क्यों मुस्तरद किया? आज कैटेगोरिकली रद्द कर दिया, ये नहीं कहा कि हम इसको देखेंगे, इस पे बात करेंगे, इस पे बैठेंगे, रिकमेंडेशंस बनाएंगे, रद्द करेंगे, कहा कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों, क्या एतराज़? देखें, ये जो मौजूदा हुकूमत है ये एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, इसको पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम जानते हैं, और जो कुछ इन्होंने मतलब है कि हालिया जो ज़िमनी इंतखाबात हुए जिनमें से 12 में से तकरीबन 11 सीट्स जो हैं ये मतलब बहुत बुरी तरह शिकस्त फाश हुई, और वो परवेज़ खटक के हल्के से भी ये आ रहे। कराची की अवाम ने इन्हें किक आउट किया, 6ठे नंबर पर आए, मतलब वाडा ने जो सीट छोड़ी थी, और इनको बहुत बुरी तरह डस्का के इलेक्शन में ये एक्सपोज हुए। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मतलब है कि इमरान न्याजी और बुजदार के हाथ में वोट चोर का सर्टिफिकेट पकड़ाया है, ये एक हकीकत है। और मैं आपकी तवज्जो ये भी मबजूल करवाऊँगा, आप इलेक्शन की वोटिंग मशीन के पूछ रहे हैं कि जो ख्वाजा साद रफ़ीक की केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी कि नैब और इन इदारों में को जो है वो ताकत के टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, पार्टियां तोड़ने और बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, वफादारियां बदलने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या सिर्फ पूरा जो इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं इस वोटिंग मशीन में, जिस तरह से रात के 12 बजे आरटीएस सिस्टम बंद करके वोट चुराया गया, हर दफा जर्मनी में शोर मचता है, जर्मनी में हर दफा जो इसको धांधली का शोर मचता है, तो उसका हल तो कोई ना कोई एक ही है, उसका हल एक ही है कि वो तमाम दरवाजे बंद किए जाएं जो पार्टियां तोड़ने और बनाने के लिए, जो लोगों की वफादारियां तब्दील करने के लिए। देखिए, ये प्री पोल की बात कर रहे हैं ना, ये तो हम इलेक्शन डे की बात कर रहे हैं कि इलेक्शन डे पर जो प्री पोल पर तो इन्होंने अबूर हासिल कर लिया। जो लोग भी मतलब है कि अपनी पसंद की हुकूमतें लाते हैं, जो सिलेक्टेड होते हैं, जो कि सिलेक्टेड गवर्नमेंट्स लाना चाहते हैं, अब ये इन सिलेक्टर्स को पता है और सिलेक्टेड को भी पता है कि थापड़ा अभी तक हमारी वो कंधे पे चल रहा है। वो सिलेक्टर तो आप ये उसकी सपोर्ट के लिए आरटीएच पीटीआई को लाए तो अलग बात है, नून लीग को ले आए फिर कोई इशू नहीं। नून लीग जब भी आई है वो अवाम के वोटों के जरिए, 1991 में भी वो अल्हम्दुलिल्लाह जब भी आए हैं, पहली मर्तबा जब आए हैं आप तो अवाम के वोटों से आए थे। हम हमेशा आवाम के वोटों से आए, हम हमेशा आवाम के वोटों से आए। ये जब इनको यकीन हो गया कि अवाम हमें वोट नहीं देना चाहती, और भाई साहब ने, तो फिर आपको याद है कि वो जावेद अपना वो हाशमी साहब मुल्तान से जब वो पीटीआई में थे तो उन्होंने इमरान खान को उसी वक्त ही एक्सपोज कर दिया था, जब ये उनको कह रहे थे कि मेरी फलां से बात होगी, फलां से बात होगी। तो ये फलां के कंधों पे बैठ के आने वाले अवाम की सियासत नहीं करते, वो दीवारें फैला के। शहबाज शरीफ साहब जो कैबिनेट फाइनल कर रहे थे किसी के साथ मिलकर, उसके बारे में आपकी क्या राय है? बिल्कुल होती है, वो कैबिनेट जो फाइनल कर रहे थे, तमाम जो पाकिस्तान के इदारे हैं वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी के जो मतलब उस पे आपको इतराज नहीं है? नहीं, लीडरशिप के साथ वो अगर इसी प्लानिंग से शहबाज शरीफ आ जाते हैं तो फिर कोई इतराज नहीं। देखें, वो काबीना बात को, यही बात है ना, ये जो किराए के तर्जमान प्रोपेगेंडा करते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ
उनसे मिलना, आपकी नेक्स्ट प्लानिंग क्या है, आपकी काबीना में कौन लोग होंगे, अगर आप हुकूमत में आते हैं आपकी तरजीहात क्या हैं, ये करना अलग बात है। और छू मंतर के जरिए अब ये जो नया छू मंतर किया जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक मशीन के जरिए, ये पाकिस्तान की अवाम 2023 के इलेक्शन में नहीं चलने देगी। हमारे मुल्क में ये हालात है कि आप अंदर वो पर्ची पड़ी होती बैलेट पेपर और लोग मेज के ऊपर स्टैंप लगाकर आ जाते हैं। बिल्कुल सही है। आप वो मशीन ऑपरेट करेंगे वो लोग। एक मिनट मेरे पास है दोनों मेहमानों के लिए और फिर मैं अगले सेगमेंट पर जाना है मुझे। ये जो इसको कंट्रोवर्शियल कर दिया गया है या हो गई है अपनी यानी अपने तारुफ से पहले ही अंदलीब साहबा ये मशीन, आपके ख्याल में आपके पास कोई स्ट्रेटजी है इसकी कि इसको सियासी जमातों में और अवाम में मकबूल बनाया जाए और इस पर तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ? कोई जामे हिकमत अमली है आपके पास? अब देखें, ये अपने लीडर को खुद ही झूठा साबित करें। नवाज शरीफ ने 10 दफ़ा कहा है कि 70 के बाद सारे इलेक्शन धांधली से, 3 दफ़ा वो खुद धांधली से आए, 4 दफ़ा पीपल्स पार्टी आई, खुद कहा है उन्होंने। और उसके बाद अगर इनके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है सवाए इसके कि आके कहना ये भी कबूल नहीं वो भी कबूल नहीं, तो सारी आवाम को पता है कि सिर्फ एक ही चीज़ कह रहे हैं कि सिलेक्टर्स इनको जैसे सिलेक्ट करते रहें दोबारा कर लें और फिर ये मान जाएंगे मशीन को भी और मशीन के पेपर को भी और सब कुछ मान जाएंगे। हाँ, अगर इन्होंने बाहर रहना है, क्योंकि अब इनके पास ना वो क्या कहते हैं ना दर है ना ठिकाना है ना घर है ना, उधर से बैठ के नवाज शरीफ इनको शिकस्त फाश देता है खटक के हल्के में भी। चले, वैसे आप तो पॉलिटिकल आदमी, आपको पता है हर हल्के के डायनामिक्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। अब वाडा के डिफरेंट हैं, डस्का के डिफरेंट है। अब ऐसा कहते हैं शाह साहब, ये आज जो जलसा हुआ है कोयटा में, उसमें 2 विकेटें गिराई हैं आपने नून लीग की, सनाउल्लाह ज़हरी साहब और अब्दुल कादिर बलोच साहब, और अब क्या आप इन 2 की बुनियाद पर कह रहे हैं कि जाले की हुकूमत बनेगी कोयटा में? ये कैसे होगा बलोचिस्तान में? देखिए, शायद आपने खान साहब तकरीर पूरी नहीं सुनी, उसमें बहुत से ऐसे नाम 2-4 लोग और भी हैं, मैंने देखे जी। 2-4 नहीं, 5-6 से ज्यादा लोग हैं और वो असर रसूख रखने वाले लोग हैं। उन्होंने माजी में भी इलेक्शनें लड़ी हैं, जीती हैं, पॉलिटिकल लोग हैं। और ये इस तरह देखिए, अब ये शुरुआत है, अभी ये बिगनिंग है। इस तरह बलूचिस्तान है, KPK है, अब पंजाब में भी जलसे और मुहिम स्टार्ट, पंजाब में भी जाले की हुकूमत बनेगी। देखिए, मसला ये है कि हुकूमत कहीं भी किसी की भी बन सकती है, उसकी वाज़ेह मिसाल है। इमरान खान साहब अगर प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं तो कोई वईद नहीं, कहीं पे भी कोई भी आ सकता है। आप ये बात ना करें। खान साहब ने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि वो UC नाज़िम बनेंगे, MNA बन गए, MNA के बाद वजीर आजम बन गए। इनके बहुत से ऐसे दोस्त हैं, गौर साहब मुझसे एग्री करेंगे, जिनको कभी अंदाजा भी इलेक्शन की रात को भी पता नहीं था कि वो MNA बन रहे हैं या MPA बन रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी डिबेट है। खान साहब 5 सीटों से जीते थे इमरान खान। आज 2018 के इलेक्शन में इमरान खान 5 सीटों से जीते हैं शाह साहब। देखिए, इतना उनको उम्मीद भी नहीं थी कि वो इतनी कभी सीटें जीत सकेंगे। मैं तो बार बार इस चीज को कह रहा हूं और ये चीज प्रूव हुई है। आप बाय इलेक्शंस उठा लें, आप उनकी पॉपुलैरिटी देख लें, क्या वादे किए, क्या मंशूर था। 62, 63 झूठे आदमी पे लगता है, क्या उस पे नहीं लगाना चाहिए जो वादा एक करे, दावा एक करे, मंशूर एक दे और उसके बाद यू टर्न ले ले? क्या उस पे 62, 63 नहीं लगना चाहिए? और अगर चेयरमैन साहब आज बलूचिस्तान गए हैं तो एक पॉलिटिकल शो है, उन लोगों ने वहां पे एतमाद बिल्कुल किया सही है, लेकिन एक बात बड़ी खतरनाक उन्होंने कही है और एक लाइन में मैं चाहूंगा कमेंट कर दें इसमें बलोच साहब। सनाउल्लाह ज़हरी साहब ने कहा कि नवाज शरीफ की फितरत में वफा नहीं है और दिल बर्दाश्ता होकर वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। देखिए, वो आपको पता है, वो तो खैर जो भी कोई पार्टी छोड़ के जाता है, अगर वो ये नहीं कहता कि सनाउल्लाह ज़हरी साहब का ये मसला था कि जब PDM का इत्तेहाद बना तो मैंगल साहब जो थे, मैं उधर ही था उस दिन कोयटा में, बल्कि सनाउल्लाह ज़हरी साहब उधर होटल में आए हुए थे, जलसे में जाना था। तो मैंगल साहबान की और इनकी आपस में बहुत दरीना कत्लों की दुश्मनी है, जिसमें कि मैंगल साहब ने कहा था कि अगर सनाउल्लाह ज़हरी आएंगे तो मैं नहीं आऊँगा, जिस पर ज़ाहिर है ये हमारी पार्टी में थे, हमने इन्हें रिक्वेस्ट की कि चलें, वो मेहमान तो आप कह रहे हैं इलाकाई सियासत के, ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया अली गौर बलोच साहब, बहुत शुक्रिया साहब आपका भी, उवैस कादिर शाह साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का बहुत शुक्रिया। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ज़रा पोलियो की मुहिम शुरू हुई है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, पाकिस्तान के लिए इसकी अहमियत क्या है, पाकिस्तानियों के लिए क्या है। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। इस सेगमेंट में बहुत ही अहम इशू पर हम बात करेंगे। मुल्क भर के 68 अजला में दादे पोलियो मुहिम का आगाज़ हो चुका है
5 साल से कम उम्र के 2 करोड़ 30 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ तय किया गया है और इसके लिए 1,79,000 पोलियो वर्कर्स कोरोना वायरस से बचाव की हिफाजती तदाबीर के साथ घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे जो है वो पिला रहे हैं। अब इसमें हमेशा जब भी ये पोलियो की मुहिम शुरू होती है तो हम इसमें अपना किरदार अदा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी एम्बैरसमेंट है दुनिया भर में, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान 2 ही मुल्क बचे हैं जहां से पोलियो का खात्मा अभी तक मुमकिन नहीं हो पाया। इसके साथ बहुत सारे ऐसे वाहिमे जुड़े हुए हैं जिनका खात्मा बहुत ज़रूरी है, ऐसे खदशात जुड़े हुए हैं जिनका खात्मा ज़रूरी है, और वो चूंकि वो खदशात दुरुस्त नहीं है। तो इसीलिए आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ अमीन शहीदी साहब मौजूद हैं, स्कॉलर हैं, मजहबी रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया अल्लामा अमीन शहीदी साहब, आपको मैं प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा, पोलियो के कतरा पिलाने के हवाले से सोसाइटी में जो गलत किस्म के एक अफवाहें फैलाई गई हैं या गलत फहमियाँ इसके साथ जोड़ दी गई हैं, इसका खात्मा कैसे मुमकिन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, माशरे के अंदर लोगों की अक्ल की मुख्तलिफ सतहें हैं। बाज़ लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, चीज़ों को समझते हैं, मामलात को उसकी गहराई तक जाकर देखते हैं और उसके बाद राय देते हैं, और बाज़ लोग सुनी सुनाई बातों पर अमल करते हैं और उसी सुनी सुनाई बात ही पर एक पूरी इमारत खड़ी कर देते हैं जो पूरी की पूरी गलत होती है। पोलियो एक ज़मीनी हकीकत है, एक बीमारी का नाम है। पूरी दुनिया के अंदर ये बीमारी कहीं न कहीं मौजूद रही है और इन कतरों के ज़रिए से और वैक्सीनेशन के ज़रिए से बैनुल-अक़वामी सतह पर उसका इलाज होता रहा है। बच्चों को सबसे ज़्यादा इसकी शिकायत रही है और इस हवाले से सेहत के बैनुल-अक़वामी इदारों ने इस सिलसिले में बहुत बड़े बड़े इक़दामात किए हैं। तो ये काम सऊदी अरब में भी होता रहा है, यमन में भी होता रहा है, इराक़ में भी होता रहा है, ईरान में भी होता रहा है, दुनिया के बाकी खित्तों और बाकी बर्र-ए-आज़मों में भी होता रहा है। लेकिन हमारा पाकिस्तान का खित्ता जो है बाज़ औक़ात ऐसे लोगों की शरंगेज़ी का निशाना रहा जो खुद शुऊरी तौर पर दीन से लाबलद थे और मालूमात के हवाले से दुनिया के इन उमूर से बिल्कुल दूर थे। इसलिए उन्होंने मुख्तलिफ प्रोपेगेंडों के ज़रिए से इस बीमारी की रोकथाम के लिए आने वाले वैक्सीन के लगाने से न सिर्फ खुद इनकार किया बल्कि माशरे के अंदर एक गलतफहमी फैलाने की कोशिश की, जिसके नतीजे में हम ये देखते हैं कि गुज़श्ता एक अरसे तक, गुज़श्ता सालों में कराची के अंदर भी और KPK के अंदर भी, बाज़ और इलाक़ों में भी वैक्सीन लगाने वाले उन वर्कर्स को निशाना बनाया गया और लोगों के अंदर ये गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की गई कि ये वैक्सीन जो है बीमारी के लिए इलाज के तौर पर नहीं है बल्कि इसके कुछ और मकासद हैं। तो बहरहाल ये इस तरह की थ्योरीज और इस तरह के प्रोपेगेंडों की बुनियाद जहालत है। हमें चाहिए कि हम मीडिया के ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़रिए से, मसाजिद के ज़रिए से, जुम्मे के खुतबों के ज़रिए से, नमाज जमाअत में आने वाले लोगों तक इबलाग के ज़रिए से हर वो रास्ता अपनाएं जिससे लोगों के अंदर शऊर पैदा हो, सोचने समझने की सलाहियत पैदा हो, लोगों के अंदर किसी मामले के सुनने के बाद उसके तज्ज़िये की क़ुव्वत पैदा हो ताकि वो दुरुस्त और गलत के दरमियान फैसला कर सकें और दुरुस्त रास्ते का इंतखाब कर सकें। जैसे जैसे शऊर बढ़ेगा वैसे वैसे हम जहालत का मुकाबला कर पाएंगे। ये सबसे बड़ी जहालत है कि एक खबर मुझ तक पहुंचे तो मैं बगैर किसी तहकीक के उस खबर को 50 और बंदों तक पहुंचाऊं और इस तरह से माशरे के अंदर जहालत को आम करने का बायस बनूं। सोशल मीडिया का आज का जो इस्तेमाल है वो इस हवाले से इंतहाई सुनी बातों को बगैर तहकीक आगे पहुंचाना है। इसमें सर इस्लाम ने भी इसकी हौसला शिकनी की है कि आप सुनी सुनाई बातों को, इस पर अहादीस भी मौजूद हैं, क्या आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? देखिए, अहादीस से पहले खुद कुरान करीम ने हमें इस हवाले से मुतनब्बह किया, मुतवज्जह किया, इज़ा जाअकुम फासिकुन बिनबइन फतबय्यनु, जब कोई शख्स फासिक हो, गैर काबिल एतबार हो, झूठ कहने वाला हो,
मुफसिद हो और वो तुम तक कोई खबर पहुंचाए तो उस खबर पर अमल करने से पहले, उस खबर को किसी और तक मुंतकिल करने से पहले फतबय्यनु, उसके बारे में तहकीक करो। तहकीक के बगैर अगर तुम किसी और तक इस खबर को पहुंचाओगे तो तुम माशरे के अंदर फसाद फैलाने का बाइस बनोगे, गुमराही फैलाने का बाइस बनोगे। हमें कुरान करीम ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर हमारी जिम्मेदारियों की निशानदही भी की है और तायुन भी किया है। अब जब आप सोशल मीडिया में देखते हैं तो आप देखें इस वक्त जो है हत्ता आपकी मेन स्ट्रीम लाइन पर जो टीवी चैनल होते हैं वहां पर भी बाज़ औक़ात गलत खबरें नशर हो जाती हैं और उनको फिर माजरत करनी पड़ती है। चिजाए कि सोशल मीडिया तो एक 10 साल बच्चे से लेकर 90 साल बूढ़े तक सबके हाथ में मोबाइल मौजूद है। इधर जैसे ही कोई पोस्ट आई उधर उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया 50 बंदों को। यानी गोया फसाद फैलाने का, झूठ को फैलाने का सबसे मुअस्सर और बड़ा जरिया इस जो है सोशल मीडिया बना हुआ है। और ये अच्छा अलामा साहब, 2-3 चीजें जब आप ऐसा करते हैं कि आप इस पर अपनी राय का इजहार करें, क्योंकि आपने कहा कि ये जहालत इसकी एक बहुत बड़ी वजह है और जहालत का खात्मा मुमकिन है। फिर आपने कहा कि मुख्तलिफ अफराद की जहनी सतहें होती हैं, तो किसी शख्स को इसका मतलब है उसकी दिमाग में कोई बात डाली जा सकती है। तो उलमा आपके ख्याल में क्या किरदार अदा कर सकते हैं कि इन वाहिमों को और इसके साथ जुड़े हुओं को? और फिर एक अक्ल की बात है ना कि इसके साथ सबसे बड़ा जो एक केजी के पैदाइश की कुव्वत इससे मुतासिर होती है, ये इसके साथ एक जुड़ा हुआ सबसे बड़ा एक अफवाह है। तो ये तो साल के बाद साबित हो गया है खुद हमारी सोसाइटी में भी कि आबादी मुसलसल बढ़ रही है और उन लोगों में भी बढ़ रही है जिन्होंने कतरों का मुसलसल इस्तेमाल किया है। तो ये तो बात दुरुस्त नहीं है। तो अकली दलाइल देकर आप समझते हैं कि जहालत को ख़त्म किया जा सकता है? यकीनन ऐसा है। देखिए, हमारे जो बड़े बड़े पाकिस्तान के मदारिस हैं, बड़े बड़े मुफ्तियान इज़ाम हैं, तालीम के इदारे हैं, इन सब की ये जिम्मेदारी है कि लोगों के अंदर शऊर पैदा करें, बच्चे को इब्तदा ही से सोचने और समझने की आदत डालें। अगर फतावा आ जाए, तालीम का ऐसा बंदोबस्त हो जाए जिसके नतीजे में बच्चा सोचने पर मजबूर हो जाए, तो फिर वो दुरुस्त और गलत का बेहतर तौर पर इदराक और गलत को तर्क और दुरुस्त का इंतखाब कर सकता है। आप कुरान मजीद के उसलूब को देखिए ना, इस्लाम की बुनियाद कुरान मजीद है। कुरान मजीद ने कुरान करीम में जितनी ताकीद अक्ल के इस्तेमाल पर, सोचने समझने पर, तदब्बुर पर, गौर व फिक्र पर जितना जोर दिया है, इतना नमाज पर जोर नहीं आए। इसलिए इस बात को समझिए कि अगर कोई शख्स सोच समझकर नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज की कीमत है। बगैर सोचे समझे अल्लाह की बारगाह में सजदे की भी अल्लाह की निगाह में कीमत नहीं है। बहुत शुक्रिया अलामा साहब। आपका पैगाम यह है कि सुनी सुनाई बातों पर कान ना धरे, अपनी रिसर्च करें और फिर बीमारी का इलाज करने के लिए और उससे बचने के लिए इस्लाम ने अहकामात दिए हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लामा अमीन शहीदी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।